हुए प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाती है और 5 साल बाद फिर से एक बार सरकार बदलती है। नीतीश कुमार जो कि 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सन 2000 में उन्होंने पहली बार शपथ ली थी और तब से अब तक 7 बार यानी कि 7वां उनका ये शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद तय है। इस खास समारोह के लिए बीजेपी की तरफ से जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस, ये सभी शामिल हैं, वो पहुंच चुके हैं और 4:30 बजे यानी कि कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह जो होगा वो शुरू होगा। नीतीश कुमार जिन्होंने रविवार यानी कि कल राज्यपाल फागू चौहान के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था और अब से कुछ देर बाद राजभवन में वो शपथ ग्रहण करेंगे। हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उन सभी से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बिहार से हमारे साथ सुजीत श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के जो समीकरण हैं वो हमारे बनेंगे इस चुनाव को लेकर के। अपनी चर्चा की शुरुआत प्रभात जी आपके साथ करते हैं। बिहार में नई सरकार बनते हुए देख रहे हैं हम। पिछला जो 1 महीना काफ़ी उथल पुथल में बीता, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, पहले तो इलेक्शंस को लेके ही काफ़ी उपाहों की स्थिति थी कि इलेक्शंस कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। काफ़ी वक्त बाद जब परिस्थितियां कुछ संभली तो लगा कि हाँ, इलेक्शंस होने चाहिए। फिर जिस तरह से इलेक्शंस काफ़ी कम फेज़ में हुए, लेकिन बूथों की संख्या बढ़ाई गई। 55,000 के आसपास बूथ थे जिनको जस्ट डबल 1 लाख के आसपास किया गया। उसके बाद हर बूथ पे जितनी जनता वोट डालने वाली थी उनको भी कम किया गया। एक लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह का जनता वोट डालती है वो सारी चीज़ों का पालन करते हुए अब एक जो सरकार है वो बनने जा रही है तय मानकों के अनुसार। आज जो नीतीश कुमार हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके साथ डिप्टी सीएम के पद पे कौन होगा। क्या बीजेपी फिर से जो सुशील मोदी के साथ उनकी ट्यूनिंग है जो कि 3 बार से बैठी हुई है उसको रिपीट करेगी या नहीं, या फिर ये भी अटकलें हैं कि 2 डिप्टी सीएम जो है उनको बनाया जा सकता है, कितने मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार आए हैं, इन समीकरणों को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि मैं बहुत जरूरी ये समझना चाहती हूँ, जनता हर बार एक फेरबदल कर देती है लेकिन इस बार नहीं किया, ये क्या वजह रही? देखिए ऐश्वर्या जी, जिस तरीके से आपने कोरोना काल की बात की और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग तो पालन वहां बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन चुनाव हुआ और नई सरकार का गठन हुआ और नई सरकार के गठन में एनडीए के नीतीश कुमार फिर जो है मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद बनने जा रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल बहुत छोटा होगा, ज्यादा बड़ा मंत्रिमंडल अभी नहीं होगा, मुझे ऐसा मेरी संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज बिहार की जो राजनीति है वो एक अब नई तरीके की राजनीति शुरू होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पहले छोटे भाई की भूमिका में थी वो सबसे ज्यादा सीटें लेके बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। और ऐसी स्थिति में 74 एमएलए भाजपा के हैं और मंत्रिमंडल में भी भारतीय जनता पार्टी का अनुपात ज्यादा होगा। और आज जिस तरीके से बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, यूपी की तरह उनका बिहार में प्रयोग किया जा रहा है, ये नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं एक पेशबंदी है, घेरेबंदी है। क्योंकि देखिए नीतीश अभी बीच में आपको याद होगा चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से एनडीए की बैठक हुई, नीतीश कुमार ने पहले मना किया, नानुकुर किया और उन्होंने कहा बीजेपी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी डटे रहे और उन्होंने कहा नहीं, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अभी भाजपा ने जो कमिटमेंट किया था वो नीतीश को ताजपोशी तो मिल गई है, लेकिन नीतीश की का 5 साल का कार्यकाल बिहार में क्या एनडीए का नीतीश के नेतृत्व में चल पाएगा, ये भी एक सोचने की बात है। आज दिन अच्छा है, शपथ ले रहे हैं, एक रिकॉर्ड बना रहे हैं नीतीश कुमार और वहां पे जिस तरीके से राजभवन में सारे दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं और एक जो नया परिवर्तन मैं बिहार में देख रहा हूं कि नए लोग बिहार में जो नए चेहरे आ रहे हैं, जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बेटा है और जिस तरीके से आप वीआईपी पार्टी है, 4 विधायक है उनके, तो एक मंत्री उनका भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहना और सुशील मोदी का पहली बार नीतीश के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर न रहना, यह भी एक बिहार की राजनीति में एक नया बिल्कुल सूत्रपात हो रहा है।
तो बिहार की राजनीति को और बारीकी के साथ समझेंगे, लेकिन इस बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ खड़ी रही, अंतिम तक हमारी विजय होती रही। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है कि हर हालात में तेजस्वी ने जो लोगों से वादा किया है, बेरोजगारों से, किसानों से, मजदूरों से, याद रख लीजिए, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, हम उस पर कायम हैं। यह आवश्यकता है बिहार की। अब भाजपा के लोगों 10 लाख की जगह 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना शुरू करो, नहीं तो ये बेरोजगार लोग तुम्हें वो सख्त सजा देंगे कि दिल्ली तक हिल जाओगे, बिहार ही से नहीं जाओगे, देश से जाना पड़ेगा। 2 करोड़ के वादा तुम्हारा था, धोखाधड़ी किया तुमने, नीचे करने के लिए 19 लाख की बात की। अब शुरुआत करो, और नहीं शुरुआत करोगे तो हमारे साथ करोड़ों करोड़ों ये बेरोजगार खड़े होंगे और इस पूरी हुकूमत को हम लोग निस्ताबूद कर देंगे और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप तेजस्वी को उस कुर्सी पर बैठा करके हम लोग उस वादा को पूरा करेंगे। तो बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्या कह रहे थे, सुना आपने। बिहार में हलचल का माहौल, सबके मन में उत्सुकता भी है, हालांकि जो हारे हैं उनके मन में निराशा का भी भाव है, लेकिन इस वक्त हमारा जो फोकस है, जो बातचीत है, वो राज तिलक पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। प्रभात जी, बिहार के समीकरणों को अगर समझने की कोशिश करें तो बिहार में भी जो जातिवाद है वो काफ़ी गहरी जड़ें जो है वो अपनी रख चुका है। जहां दो डिप्टी सीएम की बात आती है तो साफ तौर पे ये कहा जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सभी वर्गों को खुश करने के लिए 2 डिप्टी सीएम्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया था, उसी तर्ज पर बिहार में भी अब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि सुशील मोदी, कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि सुशील मोदी भी 3 बार नीतीश कुमार के साथ लगातार बैठे। हो सकता है बीजेपी जो अपना एक चेहरा है उसको कुछ चेंज करना चाह रही हो और लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाह रही हो, इसलिए 2 डिप्टी सीएम का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया। क्या वजह आपको लग रही है इसके पीछे? नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, जिस तरीके से सुशील मोदी का ना होना, और सुशील मोदी को मेरी जानकारी है कि शायद वो राष्ट्रीय परिदृश्य में, केंद्रीय राजनीति में वो ले जाए आगे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन अभी जो उनको ये प्रयोग करना था, जिस तरीके देखिए जातिगत आधार पे बिहार में हमेशा कील कांटे दुरुस्त किए जाते हैं, और जिस तरीके से 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाना, ये बहुत बड़ा मतलब फैसला भारतीय जनता पार्टी का है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो जिस तरीके से दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठाया, और उधर उन्होंने एक मौर्य का एक बैकवर्ड वोट को साधने का प्रयास किया, इधर ब्राह्मण वोट को साधने का प्रयास किया। तो जिस तरीके से कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन खत्म होने के डे 1 से शुरू हो जाती है, अब उसका अगला लक्ष्य बंगाल का है। तो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का लगातार तेजी से बढ़ना, और आगे देखिए जिस तरीके से आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी और कांग्रेस धरातल में चली गई और आरजेडी की सरकार रह गई, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ उसके बाद उन्होंने आप बीआईपी और हम पार्टी जो जतिन राम मांझी जी की पार्टी है उनके साथ समझौता किया, छोटी छोटी पार्टियों के साथ। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह बिहार में कद बढ़ा, तो अब वो बिहार की एक नई राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। एक बुजुर्ग से एक नए युवा, एक नए विकल्प के तौर पे, एक नए चेहरे के तौर पे एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग रखना चाहते हैं राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व। आज जेपी नड्डा जी और अमित शाह वहां पहुंचे हैं। अमित शाह पूरे बिहार के कैंपेन में कहीं नहीं दिखाई दिए, वो बंगाल में थे, लेकिन आज शपथ समारोह में है। तो जिस तरीके से ऐश्वर्या जी आपने कहा कि जो जातिगत आधार पे एक वहां पे एक कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं, और वहां पे जो जनादेश आया, हमेशा बिहार का चुनाव जातिगत आधार पे ही लड़ा जाता रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार की ये पारी शुरू हो रही है, ये पारी उनके लिए बहुत कठिन अग्नि परीक्षा है कि वो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ और नए मंत्रिमंडल के साथ क्या नीतीश कुमार उस पावर के साथ काम कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ
और जेडीयू का लगातार घटता हुआ ग्राफ, ये निश्चित तौर पे वहां की राजनीति के लिए, एक गठबंधन के लिए भी एक चिंता का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नए चेहरों के साथ, नए 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ आज शपथ समारोह लेंगे और उनके मंत्री की संख्या ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार को का ये नई पारी है, क्योंकि अब उनको भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव मैनिफेस्टो है, या उनका जो चुनाव मैनिफेस्टो है, जो बिहार में कोरोना काल के बाद जिस तरीके से रोजगार को लेके बात आई, जिस तरीके से बाढ़ वहां की एक समस्या है, और बिहार की जो लोकल समस्या है, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उसको नीतीश कुमार किस तरीके से दूर कर पाएंगे। और जिस तरीके से पलायन हुआ था, मजदूरों का ये मामला था, रोजगार का मामला है, तो अब बहुत बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार के लिए। उनकी ताजपोशी हो रही है और एक अच्छे माहौल में, एक बहुत बढ़िया माहौल में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के घटक दल के सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे, शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। लेकिन अब नीतीश कुमार को ये पारी बहुत संभल के खेलनी होगी और बड़े हिसाब से खेलनी होगी, क्योंकि बिहार की जनता को जो वायदे किए गए हैं उस वायदे पे खरा उतरना पड़ेगा। और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बनाए जा रहे हैं, जो उसपे ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उस ग्राफ को कैसे बहुमत तक ले जाया जाए। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव एक अलग होकर भी लड़ सकती है, क्योंकि उसकी लगातार स्थिति बढ़ रही है। और आपको याद होगा ऐश्वर्या जी कि एनडीए से कुछ लोग गए भी हैं, अभी अकाली दल भी अभी सेंट्रल से निकला है, और चिराग पासवान का एक सबसे बड़ा भविष्य ये एक तय होगा कि क्या एनडीए में वो रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरह नीतीश ने नाराजगी जताई है चिराग पासवान के ऊपर, कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी का नुकसान किया है एनडीए में रह के। एक तरफ वो मोदी की तारीफ करते थे, दूसरी तरफ वो कहते थे कि मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। लेकिन आज वो चिराग पासवान कहां चले गए, नीतीश कुमार की ताजपोशी हो रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि एनडीए में क्या पासवान जी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। जी, चिराग पासवान काफ़ी युवा है राजनीति के हिसाब से, अभी और राजनीति समझना है उनको। लेकिन हम बात कर रहे थे 2 डिप्टी सीएम के ऊपर, और साथ ही आपने कहा कि जिस तरह से जेडीयू की जो लोकप्रियता थी वो कम हुई। जाहिर सी बात है, एक लंबा वक्त जब मुख्यमंत्री गुजारता है या कोई पार्टी गुजारती है तो एंटी इनकम्बेंसी उस पार्टी के खिलाफ ज़रूर आ जाती है चुनाव से पहले। यहाँ जिस प्रकार वोट के ठीक बाद जब लगभग तय हो गया कि हाँ एनडीए ही दोबारा सरकार बना रहा है, तब स्वर काफ़ी उठे थे कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो इस बार बीजेपी की तरफ से किया जाए। लेकिन तमाम समीकरणों को देखते हुए, जिस तरह आरजेडी भले ही एक अंक की संख्या सहित ही सही वो 75 पे है और बीजेपी 74 पे है, 1 नंबर की संख्या ही सही सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और आगे है। क्या ये चीज़ देख करके बीजेपी की तरफ से वो स्वर जो आ रहे थे वो पीछे चले गए, और उस चीज़ के लिए क्योंकि मजबूत तो करना है अपने आप को, 2 डिप्टी सीएम का ये फॉर्मूला रखा गया कि समीकरण भी सध जाएं और हमारी जो ताकत हम बढ़ी है वो भी हम दिखा ले जाएं। नहीं, देखिए, जिस तरीके सुशील मोदी को नीतीश का सहायक माना जाता था, और नीतीश के साथ मेरा ये मानना है कि सुशील मोदी को बैक करना या मंत्रिमंडल में या डिप्टी सीएम न बनाना एक सबसे बड़ा संघ और भाजपा का यही कारण है कि बिहार के अंदर एक नए चेहरे की तलाश हो रही है वहां पे। और वहां पे अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, तो वो चाहेगी कि उनका एक चेहरा ऐसा निकले, वहां से तराश के निकाला जाए जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी की बिहार का एक बड़ा चेहरा हो, जो बड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बने। तो जो डिप्टी सीएम का प्रयोग किया जा रहा है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रयोग बिहार की राजनीति के लिए है। और वो कटिहार से तारकेश्वर जी आ रहे हैं, एक महिला है वो भी आ रही हैं, 2 डिप्टी सीएम वहां बनने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से बिहार के अंदर आज एक नई राजनीति का सूत्रपात, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग कर रही है वहां बिहार के अंदर। वो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए में रह के कर रही है, क्योंकि कमिटमेंट मोदी जी का था। और आपने जो बात कही एंटी कम्बेंसी की, बिहार में नीतीश के खिलाफ बहुत एंटी कम्बेंसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक वहां पे चला और मोदी जी ने जिस तरीके से वहां जनसभाएं की, और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां गए जनसभाएं करने, और उन जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम विजय मिली। और आप इसका एक स्ट्राइक रेट देखिए भारतीय जनता पार्टी का कि 68-70
टू स्ट्राइक रेट गया 67 और 72 के बीच में, और ये स्ट्राइक रेट जितनी सीटों में भारतीय जनता पार्टी लड़ी और 74 पे वो जीती, तो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा रहा। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी और सीटों पे लड़ती तो कहीं बहुमत के आसपास भी रह सकती थी। तो ये जो सारी चीजें बिहार में एंटी कंबेंसी नीतीश की थी, उसको मोदी ने अपने जादू से कम किया, और सेंट्रल की जो स्कीम थी, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और केंद्रीय जो योजनाएं थी, वो निश्चित तौर पे बिहार की जनता के पास। और सबसे बड़ी चीज देखिए, एक चीज ऐश्वर्या जी बताना चाहूंगा कि इस पूरे चुनाव में आधी आबादी महिलाओं का बहुत बड़ा जन समर्थन बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को मिला। अब ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को लोगों ने पसंद किया। मेरा तो ये मानना है कि मोदी का जो मैजिक था वो बिहार में चला और एनडीए की फिर सरकार वहां पे आई। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि जेडीयू का मुख्यमंत्री हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है। अब ये अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के किस तरीके से सामंजस्य से और नीतीश के नेतृत्व में कितने दिन आगे चलेंगे, ये भी एक बिहार के लिए एक सवालिया निशान आज की तारीख में मैं लगा रहा हूं इस बात को लेके। क्योंकि बड़ा दल जब कोई होता है तो बड़े दल का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था नीतीश कुमार को लेके, वो प्रधानमंत्री का वायदा आज पूरा हो रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल फागू सिंह चौहान उनको शपथ, उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने जा रहे हैं। अब ये देखना है कि नीतीश की जो कठिन अग्नि परीक्षा है वो उसमें कितना सफल हो सकते हैं। प्रभात जी, तमाम तरीके की इस वक्त जो चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, अब नीतीश कुमार यूं तो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू क्यों कुछ पीछे खस की, जेडीयू के लिए एंटी इनकम्बेंसी क्यों बनी, इन सब बिंदुओं पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। अगर 3-4 मुख्य बिंदु हम लेकर के आते हैं तो बाढ़ एक बड़ा फैक्टर बिहार में हमेशा प्ले करती है। साथ ही जिस तरह से नीतीश कुमार, जिन्होंने घटना मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं आ रही, लेकिन पुल का उद्घाटन किया और वो पुल जो है उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया, इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सोशल साइट्स पर चर्चाएं रहीं। उसके अलावा बात अगर कोरोना में मजदूरों के पलायन की करें तो बिहार से ही लगा हुआ झारखंड वो पहला प्रदेश था जिसने केंद्र के साथ अच्छे तालमेल बिठाए और अपने मजदूरों को वापस बुलाने के लिए पहली ट्रेन वहां से चली, जबकि बड़ी संख्या में जो मजदूर थे, जिनका एक बड़ा संख्या आती है, वो बिहार से थे। ये चीज़ आना, और साथ ही बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी के कितने सारे फैक्टर्स रहे बिहार में। नहीं ऐश्वर्या जी, आपने जितने चारों फैक्टर्स बताए, ये निश्चित तौर पे वहां नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत का कारण बने। अगर जेडीयू अच्छी सीटें जीत के आती तो आज एनडीए का एक स्वरूप 150 के आसपास होता। लेकिन जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ, बाढ़ वहां की बहुत बड़ी समस्या रही, और बेरोजगारी बहुत। देखिए, आप नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने एक वो बिहार बनाया है, एक बदला हुआ बिहार है, एक नया बिहार है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के तेजस्वी ने चुनाव लड़ा और जनता के बीच कनेक्टिविटी बनाई, और आपको याद होगा पहली जनसभा में तो नीतीश कुमार झल्लाने लगे थे, कहीं उनसे मीडिया बात करती थी तो वो तो अपना एक ऐसा चुनाव लड़ रहे थे जैसे वो हार गए हैं चुनाव में। और फिर अंतिम जनसभा में उन्होंने एक अपना भावुकता वाला प्ले कार्ड खेला कि मुझे अंतिम एक मौका चाहिए और मैं तो अब जो है एक सेवा अंतिम लास्ट इलेक्शन है मेरा। जी, तो ये सारी स्थिति जो है, ये स्थिति बिहार की राजनीति में लोगों ने देखी है। और जिस तरीके से एंटी कंबेंसी को मोदी जी ने डिफीट किया, मेरा तो सीधा मैं इस पूरे चुनाव के उसमें मोदी जी को क्रेडिट दूंगा कि मोदी के नाम पे वहां बिहार पे जो है वोट पड़ा, और एंटी कंबेंसी जो नीतीश की थी वो उसको मोदी के जनसभाओं में मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और नीतीश कुमार से नाराजगी बहुत थी वहां की जनता की, और आज वो शपथ ले रहे हैं और उनके लिए अब काम करना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जो वायदे किए हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का भी होगा एनडीए में रहकर। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2 डिप्टी सीएम बैठा के उनको निगरानी में रखेगी। और नीतीश कुमार, मैं तो ये मानता हूं कि नीतीश कुमार के अब वो फ्री हैंड नहीं है जो फ्री हैंड पहले था। अब उनको बड़ा कदम फूक के चलना होगा और भारतीय जनता पार्टी के हर एजेंडे को पूरा करना होगा, ये मेरा अपना मानना है। और बिहार की राजनीति में हमेशा कई नई चीजें होती रहती हैं, कब क्या हो जाए। वहां की राजनीति हो सकता है महाराष्ट्र की तरह पैटर्न पे चली जाए, एक राजनीति का एक नया एक जो है
आपको दृश्य बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर दिखाई भी दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 10, 12, 15 एमएलए का अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, भारी मैंडेट नहीं है। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। वो जो मार्जिन है जो बहुमत के लिए चाहिए होता है, उससे आगे वो बहुत कम है। अगर हम एनडीए और जनता दल यूनाइटेड इनके बीच की दोस्ती की भी बात कर ले, तो पिछले कुछ वक्त में अगर भारत के अलग अलग राज्यों में बीजेपी के वहाँ के जो लोकल दल हैं उनके साथ जो संबंध हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते चले गए। चाहे वो पंजाब में अकाली दल की हम बात करें, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बात करें, साउथ की बात करें, या फिर महाराष्ट्र की भी बात करें जहाँ इतनी ज़्यादा उठापटक है। तो एक वक्त था जब ये ज़रूर बोला जाता था कि नीतीश की नाराज़गी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा है, मनमुटाव दिख रहा है, उन्हें एक अपनी सत्ता पे पकड़ चाहिए, वो किसी तरह का बार बार ये भी एक बार बात आई थी बीच में, जनता दल यूनाइटेड ने अलग होकर भी चुनाव लड़ा था, देख लिया नहीं वोट आए, फिर से वापस एनडीए के साथ जुड़े। लेकिन ये जो दोस्ती है, जो गठबंधन है, मानना पड़ेगा कि गठबंधन को निभा ले गए इतने सालों तक बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर के एनडीए की सरकार, और राज्यों की तरह यहाँ पे हाल नहीं हुआ। देखिए ऐश्वर्या जी, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। एनडीए में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके और बीच में आपने जो अकाली दल की बात की, एनडीए के घटक दल चाहे शिवसेना चली गई, महाराष्ट्र में बाहर चली गई। देखिए जब कोई भी पार्टी ज्यादा बढ़ती है जिस राज्य में, तो वहां यह स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उनके सहयोगी दलों का ग्राफ नीचे चला जाता है, गिर जाता है। वो उतने जितने मार्जिन से वो वोट चुनाव लड़ते हैं सीट लेके, उतना वो अपना जीत के नहीं आ पाते हैं, चाहे वो एंटी कंबेंसी का कारण हो, चाहे उनके नेतृत्व का कारण हो। तो ये सारी स्थितियों भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, ये मैं बिहार के मामले में कह सकता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वायदा किया था, वो वायदा अभी से 15 मिनट बाद पूरा होने जा रहा है। अब राजनीति में आगे क्या होगा, कौन क्या नीतीश भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दल में बने रहेंगे, क्योंकि नीतीश का हमेशा रिकॉर्ड रहा है। अभी पिछले बार आपने देखा कि वो लालू के साथ थे, लालू की पार्टी चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री भी उन्होंने बनाया, उसके बाद वो छोड़ के यहां चले आए। तो अब उनके जो जितने भी विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होने के नाते एक दबाव रहेगा मुख्यमंत्री के ऊपर। स्वाभाविक है, देखिए जब जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका काम करने का तरीका, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार चल रही है, मोदी की केंद्रीय योजनाओं का जिस तरीके से राज्यों में वहां उनका क्रियान्वयन की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो काम करेंगे, लेकिन जेडीयू के लोग जो शामिल हो रहे हैं, जो मंत्री बनेंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे। उसके बाद जो दो छोटी छोटी पार्टियां 4-4 एमएलए वाली हैं, वो कितने कब तक इनके साथ रहती हैं। देखिए वहां खेल कभी भी बिहार में बिगड़ सकता है। अगर छोटी छोटी पार्टी के दल के लोग रूठ जाएंगे तो 8 विधायक चले गए, दूसरी तरफ चले गए, तो राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एनडीए की सरकार वहां गठित होने जा रही है बिहार में, और नीतीश कुमार को जो चेहरा बनाया था, जो मोदी जी ने वायदा किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। अब आगे क्या होगा ये तो एक भविष्य के गर्भ में कैद है ये पूरी राजनीति वहां बिहार की। लेकिन निश्चित तौर पे मुझे बिहार की राजनीति कब कैसे कब कहां किस करवट बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वहां पे जिस तरीके से बिहार के अंदर बड़ी समस्याएं हैं, पलायन को लेके, मजदूरों की, अब सबसे बड़ी समस्या नीतीश के सामने ये रहेगी कि जो पलायन करके मजदूर आए थे उनको वहां बिहार में रोजगार देने की जो सबसे बड़ी बात है कि उनको किस तरीके से रोजगार का सृजन होगा, किस तरीके से 19 लाख आपने कहा है 19 लाख हम रोजगार सृजन करेंगे, तो किस तरीके से यह काम होता है, अब डिलीवरी किस तरीके से होगी, ये सबसे बड़ी एक बिल्कुल सही कहा आपने। नीतीश के लिए ये कार्यकाल काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन फिलहाल हम सबका फोकस नीतीश कुमार के राज तिलक पर है। दर्शकों, इस चर्चा में हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी भी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीतीश के राज तिलक को लेकर के कि किस तरह समीकरण बैठेंगे, किस तरह से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, बीजेपी और एनडीए उनके संबंध किस प्रकार रहे, कैसे जो मंत्री हैं उनका जो विभाग है उन सबको बांटा जाएगा। लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको?
देखिए, निश्चित तौर पर ऐश्वर्या, ये जो जनादेश है ये बहुत ही क्लोज मसला रहा है चुनाव में, और जिस तरीके से भी आरजेडी ने जो बहिष्कार की भी घोषणा कर दी है और पूरा महागठबंधन ने भी कहा कि वो ये जो पूरा चुनाव हुआ है इसको उन्होंने एक तरीके से जो सरकार बनने जा रही है उसको महागठबंधन के नेताओं ने अवैध करार दे दिया और कहा कि जनादेश का बलात्कार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण अभी हुआ नहीं है और नीतीश के सामने विपक्ष एक तरीके से बहुत मजबूती के साथ में चुनौतियां खड़ी करता नजर आ रहा है। ये बात विपक्ष की हुई। फिर तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि वो सवाल पूछेंगे पढ़ाई का, दवाई का, सिंचाई का, कमाई का, अस्पताल का, जीविका बहनों के मानदेय बढ़ाने का, जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरियों का, ये सवाल तो हम पहले दिन से ही पूछेंगे। तो विपक्ष क्या करने वाला है ये तो स्पष्ट कर दिया आज विपक्ष ने कि वो बहुत आक्रामक विपक्ष होने वाला है और बड़ा मजबूत विपक्ष है। जैसा हमारे वरिष्ठ साथी प्रभात जी कह रहे थे कि बिल्कुल महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसी स्थिति ना हो। हम लोग शुभकामनाएं देते हैं नीतीश कुमार को कि ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन वो स्थितियां नजर आ रही क्योंकि बहुत क्लोज है और बहुत सारे एमएलए अभी भी जगह जगह शिकायत पत्र लेकर घूम रहे हैं, जो एमएलए के प्रत्याशी कि वो उनको 40 वोट से हरा दिया गया, 30 वोट से हरा दिया गया। इस तरह के मसले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जनता के बीच में भी जो एनडीए है या जेडीयू है या बीजेपी है उसको बड़ी चुनौती मिलने जा रही है, और विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी एक बड़ी चुनौती मिलने जा रही। एक सकारात्मक और बहुत मजबूत विपक्ष है बिहार में। तो नीतीश कुमार के लिए शुभकामनाएं हमारी। लेकिन जहां तक आपने कहा किस तरह देखते हैं, तो एक तो पहलू ये है कि एक नज़रिया मेरा ये देखने का है कि बहुत तगड़ा विपक्ष है, बहुत मजबूत चुनौती मिलेगी सरकार चलाने के लिए। मनमानी जो बहुत बहुमत, अत्यंत प्रचंड बहुमत की सरकारें मनमानी करती हैं, उस तरह की मनमानी बिहार में फिलहाल नहीं हो पाएगी। और दूसरा मसला ये है कि जो नीतीश कुमार के लिए है, तो कल उन्होंने साहब जब राजनाथ सिंह गए थे वहाँ पर टोल लेने और पूरी जो स्थितियों को स्पष्ट करने, एनडीए के बहुत ही पके हुए नेता हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं, उनको भेजा गया था। आप देख रहे हो कितने पर्यवेक्षक, प्रभारी, इनको ना भेजकर राजनाथ सिंह को भेजा गया, क्योंकि नीतीश कुमार के और राजनाथ के संबंध बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो ये जो केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह को भेजा और ये जानने की कोशिश की कि वास्तव में नीतीश के मन में क्या है। तो नीतीश ने उनसे साफ कह दिया कि नैतिक रूप से मेरे अंदर ये बल नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूं, क्योंकि मेरे नंबर्स केवल 43 आए हैं जेडीयू के, लगभग बीजेपी से आधे, 74 बीजेपी के हैं, 43 जेडीयू के हैं। उन्होंने कहा नैतिक रूप से मैं मुख्यमंत्री का दावेदार अब नहीं रहा, तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन एक जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि नहीं नीतीश कुमार ही चेहरे होंगे, सभाओं में कहा था। अभी हाल में उन्होंने जब ये जनादेश आ गया उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नीतीश ही के ही नेतृत्व में वहाँ जो एनडीए है वो काम करेगा, वो एक वादा। दूसरी बात ये है कि ऐश्वर्या, एक अगर मान लें, एक क्षण के लिए हम मान लें कि माइनस नीतीश को अगर बीजेपी कुछ करना चाहे, तो मुझे लगता है वो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होंगी। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाकर खुद को, जिस तरह से महाराष्ट्र में वो फंस गई, मध्य प्रदेश में बमुश्किल शिवराज सिंह चौहान उसे निकाल कर लाए, तो एक तीसरा राज्य का वो मोर्चा इस तरह नीतीश को माइनस करके खोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बनते तो वो बिल्कुल खाली हो जाते सोचने के लिए, समझने के लिए और तमाम चीज़ें करने के लिए। तो वो इस तरीके का कोई अवसर नहीं देना चाहती थी कि एक बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य की सरकार को भी वो इस तरीके से मतलब रखें। तो इसलिए बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है एनडीए के नेताओं ने कि नीतीश कुमार के सिर ही ताज रखा है और 2 सिपाही सालार, उन्होंने 2 मुख्यमंत्री रेणुका देवी और तारकिशोर प्रसाद को बनाया है। लोगों को तमाम उम्मीद थी कि कामेश्वर चौपाल का भी नाम था और भी कई इस तरह के नाम थे, नित्यानंद राय का भी नाम चल रहा था, लेकिन अंत में ये बीजेपी की जैसी रणनीति रहती है कि मनोहर लाल खट्टर जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो कोई उन्हें जानता नहीं था, एक प्रचारक थे। बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति जो है 2 सीएम वाली, वो कुछ यूपी की तर्ज पर है। दुर्गेश जी, आपसे पूरी इस रणनीति को हम समझेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ दर्शकों रुक रहे हैं, ब्रेक से लौट करके वापस आएंगे।